वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह का सीन दिखाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस जगह का नाम जाओतियान कॉन्टिनेंट। तभी सीन शिफ्ट होता है, वहीं पे हमें एक मैजेस्टिक जगह को दिखाता है। वो पूरी जगह फ्लावर्स और बहुत सारी चीजों से सजा हुआ रहता है। वहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ रहता है। फिर हमें बताया जाता है कि आज का दिन डिमन कल्ट एम्प्रेस का वेडिंग डे है। तभी सीन शिफ्ट होता है, वहीं पे जितने सारे लोग थे अपना अपना बातें करते हुए जा रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे सेरेमनी ऑलरेडी शुरू होने वाला है। वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे को ग्रीट कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वेडिंग हॉल को दिखाता है और उसी हॉल के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो एंट्री करता है, जिसका नाम रहता है लिन जाओ याओ और वो दोंगजू किंगडम का थर्ड प्रिंस है। और लिन जाओ याओ को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे बंदे थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो लिन जाओ याओ है, ये तो दोंगजू किंगडम के थर्ड प्रिंस है ना, क्या टैलेंट है। मैंने सुना है कि उसके ये कम उम्र में ही उसका कल्टीवेशन ऑलरेडी अर्थ के रिलम पे पहुंच चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, एम्प्रेस का काइंड कल्टीवेशन लेवल गॉड एम्पायर रिलम पे और वो एम्प्रेस से बहुत ही ज्यादा पीछे है। उसके बाद ही हमें बताया था कि सूतियान कॉन्टिनेंट पे वॉरियर का रिलम कैसे सेट किया गया है। कल्टीवेशन का शुरुआत वॉरियर रिलम से शुरू होता है, उसके बाद रहता है ब्लैक वॉरियर रिलम, उसके बाद रहता है स्पिरिचुअल रिलम, उसके बाद अर्थ किंग रिलम, फिर रहता है स्काई किंग रिलम, फिर रहता है कैलेस्टियल रिलम, उसके बाद इमोर्टल एम्पायर रिलम, उसके बाद डेमी गॉड रिलम, फिर रहता है एकदम हाई पे टॉप पे गॉड रिलम। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, ये थर्ड प्रिंस तो निंगथियांग से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। वो कचरा तो 3 सालों से चर्च पे काम कर रहा है पर उसका कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार वॉरियर है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि एम्प्रेस जिसका ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों ही है, वो उस तरह के कचरे को अपना हस्बैंड कैसे बना रही है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अरे चुप हो जा, क्या तू एम्प्रेस का हस्बैंड को क्रिटिसाइज करने का कोशिश कर रहा है, क्या तू मरना चाहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमन कल्ट की एम्प्रेस के रेसिडेंस को दिखाई जाती है और उसी रेसिडेंस के अंदर हमें एक बंदे को दिखाता है जो उदास बैठा रहता है, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं निंगथियांग एक दिन टाइम ट्रेवल कर पाऊंगा और मैं एक ऐसे दुनिया में टाइम टेबल किया हूँ जिस दुनिया में हर कोई कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकता है। पर इस बंदे ने 3 साल तक डिमन सेट पे हैंडीमैन का काम करने के बाद भी इसका कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार वॉरियर क्यों है। इस शरीर का जो ओरिजिनल ओनर था वो तो टोटली कचरा है और मेरे जैसे एक लूजर आज डिमन सेट के एम्पायर से शादी करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ गलती वगैरह तो नहीं हुआ है ना, पर तभी हमें दिखा था कि निंगथियांग के दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है। फिर हमें दिखाया था कि दरवाजा ओपन होता है और दरवाजे के बाहर हमें एक औरत को दिखाती है जो कह रही होती कि क्या तुम उठ गए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बकवास बातें नहीं करना चाहती हूँ और ये तुम्हें समझना होगा, ये जो शादी है सिर्फ शो के लिए है। उसके बाद हमें बताया था कि इस औरत का क्या आइडेंटिटी है। वो हेवनली डिमन सेट का एम्पेरस है, नेम रहता है लुओ वोक्योंग और कल्टीवेशन इमोर्टल एम्पायर रिलम। और एम्पेरस लुओ को यहाँ पे देखने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है, कुछ नहीं कह पा रहा होता है। और वही हमें दूसरा एम्पेरस को देखते हैं जो कह रही होती है अगर तुम्हारे दिमाग में मुझे लगे कोई डार्टी थॉट है तो मुझे क्रूएल होने के लिए दोष मत देना। और वहीं पे एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद मैं निंगथियांग को कहता है जो मन में कह रहा था कि क्या तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं इतना ज्यादा मिजरेबल हूँ कि मेरा ये जो शादी है वो भी झूठ है। पर तभी नशा में दिखाया था कि निंगथियांग के सामने सिस्टम का एक पैनल पॉपअप होता है और डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने शॉकिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया है। और वहीं पे दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथियांग को चुप देखने के बाद कह रही होती है कि क्या तुम मेरे बातों को सुन रहे हो। और हम निंगथियांग को देखते हैं जो अपने धुन में खोया रहा था। फिर वो मन में कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरे पास सिस्टम है, अब मैं मेरे ये हॉर्डेबल स्टेटस और मेरे ये डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ। सिस्टम तुम्हें कैसे यूज करना है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। और हमें सिस्टम को दिखाता है जो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और ये देने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि सिस्टम डेट बनने का एक्ट बिल्कुल भी मत करो, प्लीज मुझे रिप्लाई करो सिस्टम सिस्टम। हमें दूसरी तरफ एम्पायर लो को दिखाती है जो निंगथियांग को इतने लंबे समय से चुप देने के बाद कह रही होती मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ क्या तुम मेरे बातों को सुन रहे हो। और हमें निंगथियांग को दिखाता है जो अनकॉन्शियसली चिल्लाते हुए कह रहा था कि शट अप, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि यहाँ पे मैं बिजी हूँ। और निंगथियांग की ये एटीट्यूड को देखने के बाद एम्प्रेस लो को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। उसके बाद ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई है, सर से ऑर्डर रिलीज करते हुए कह रही होती है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। और एम्प्रेस लो की ये गुस्सा को देखने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि अब मैं खत्म, मैं सोचने में इतना ज्यादा खोया हुआ था मैं तो भूल ही गया था कि वो अभी मेरे सामने है। और अगर ये औरत सच में मुझे मरना चाहती है तो एक चिट्टी को मारना और मुझे मारना कोई फर्क नहीं है। उसके बाद निंगथियांग हमें कांपते आज में एम्प्रेस लो को कह रहा होता है कि असल में बात यह है कि मैं पर तभी समय दिखाया था कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने पहला शॉकिंग कंप्लीट किया है। रिवॉर्ड के तौर पे ओड़ा सरप्रेशन स्किल मिलता है और आप ये स्किल की वजह से आपके ओपोनेंट को सरपास कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका ओपोनेंट 3 घंटे तक कोई भी ओड़ा यूज नहीं कर पाएगा। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि तो ये सिस्टम इस तरह से काम करता है, तो मेरे दूसरे ओपोनेंट को शॉक करना है तभी जाके मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। चलो अभी मुझे खुद को शांत करना होगा, हम दोनों के बीच में जो स्टेटस है वो बहुत ही बड़ा गैप है, पर फिर भी वो मुझे शादी करना चाहती है तो इसका मतलब जरूर ये है कि वो मुझे कुछ चाहती है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे सामने जो अभी औरत है मुझे जो चीज चाहिए वो हासिल नहीं कर लेती है, वो मुझे तब तक नहीं मारेगी। मैं जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाला हूँ और भी ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड कमाने वाला हूँ। उसके बाद ही हम निंगथियांग को देखते हैं
जो एम्प्रेस लो के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। एम्प्रेस लो के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि मैंने कहा मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बात करता हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्शन है? तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डेंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ऑर्डिनरी टास्क को कंप्लीट किया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे QI ब्लड पिल मिलता है, और आप इस पिल की मदद से आपके शरीर के मार्डियन और फिजिक्स को रिस्टोर कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं जैसा सोचा था, जब लोहा गर्म है उस पर हाथोड़ा मार देना चाहिए। उसके बाद वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है कि अब तो हम हस्बैंड और वाइफ है, तो नॉर्मल का पिल जैसे करते हैं हमें वैसा ही करना चाहिए, है ना। और निंगथियांग की ये बातें को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है कि तुमने अभी क्या कहा। और वहीं पे हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इंटरमीडिएट शॉक को कंप्लीट किया है, आपके पास से QI ब्लड पिल ऑटोमेटिकली ले लिया गया है और आपके मार्डियन सही हो गए हैं और आपने गॉड रैंक कल्टीवेशन जगाया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आप पर सेकंड नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, आपका मार्शल आर्ट का अंडरस्टैंडिंग 10 गुना बढ़ चुका है और आपका कल्टीवेशन स्किल 10 गुना स्पीड अप हो चुका है। और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है, जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है, मैं अब ये ट्रेस नहीं रहा, मैं कचरा नहीं रहा। पर तभी ऐसा हमें दिखाता है कि एम्प्रेस लो को, जो निंगथियांग के ऊपर एक फ्लाम अटैक करते हुए कह रही होती है कि क्या तुम मौत के तलाश में हो। और वही प्रिंसेस लो के अटैक के वजह से निंगथियांग को दिखाता है, जो दूर जगह गिरता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो निंगथियांग के ऊपर दूसरा अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सीधा निंगथियांग के पास आ जाती है। फिर वो कह रही थी कि बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे। और एम्प्रेस लो को इतना ज्यादा गुस्सा देने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है, जो मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो सच में ये काम करने वाली है, सच में वो मुझे मरने वाली है। फिर वो मन में सिस्टम को कह रहा था कि सिस्टम जल्दी से ओरा सर्फेसन को एक्टिवेट करो। फिर हमें दिखाया था कि ओरा सर्फेसन की वजह से निंगथियांग ग्लो करने लगता है। और वही पे दूसरा एम्प्रेस लो को दिखाती है, वही ओरा सर्फेसन के वजह से वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि क्या मेरी ओरा अचानक से गायब हो गई। फिर वो खुद को बहुत ज्यादा वीक महसूस करने लगती है। फिर वो अपने कांपते आवाज में कह रही होती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, नहीं ये नहीं हो सकती। फिर वो अचानक से सीधा निंगथियांग की छाती पे लेट जाती है। और ये देखने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है, जो मन में कह रहा था कि मैं बाल बच गया, किस्मत से सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड काम कर गया। मेरे पास अभी 3 घंटा बचा हुआ है, अगर मैं यहाँ से भाग भी जाता हूँ तो मैं ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाऊंगा, और जब समय आएगा मैं जरूर मर जाऊंगा। नहीं मुझे फाइट बैक करना है, जरूर फाइट बैक करना है। उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, जो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद जमीन पे लेटा दिया होता है और वो एम्प्रेस लो के ऊपर चढ़ गई होती है। और वहीं पे हम एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती है। और निंगथियांग की ये सब हरकत को देखने के बाद हमने कांपती आवाज में कह रही होती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और वहीं पे हम दूसरी तरफ निंगथियांग को देखते एम्प्रेस लो की तरफ देख रहा होता है, ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रहा होता है कि एटलीस्ट जब मैं डेंजर में हूँ उस समय मुझे प्लेसर ढूंढ लेना चाहिए। चलो मैं तुम्हें और एक ग्रेट शॉक देता हूँ। उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, जो धीरे धीरे एम्प्रेस लो के जितने सारे कपड़े थे वो सब कुछ उतारने लगा। उसके बाद वो एम्प्रेस लो के साथ अपना मजेदार काम करने लगता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने हेवनली डिमन सेट के एम्प्रेस को शॉक किया है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने हेवनली डिमन सेट के एम्प्रेस को शॉक किया है। ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगथियांग को देखते हैं, जो अपना काम खत्म कर लिया होता है और वहीं पे वो अपना चाय पीते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो या फिर तुम्हारा कोई भी मदद नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल हूँ, है ना। हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लो को दिखाती है, जो बिना कपड़ों के बिस्तर पे लेटी रहती है। और वो निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद मन में कह रही होती है कि नहीं, मुझे पेशेंस रख के चलना है, मैं उसे अभी नहीं मार सकती। अगर मैं उसे अभी मर देती हूँ तो मुझे हेवनली डिमोनिक मैनुअल नहीं मिलेगी, और अगर मुझे ये मैनुअल नहीं मिलती है तो मेरा जो ये सेट है वो फिर से राइज नहीं हो पाएगी। उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, जो अपने कपड़े को पहन रही होती है। फिर वो निंगथियांग को कह रही होती है कि इवनिंग पे वेडिंग प्लेस पे आ जाना, वेडिंग सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, जो उस रूम से चली जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ निंगथियांग को देखते हैं, जो एम्प्रेस को जाते हुए देख रहा होता है। और एम्प्रेस लो उस रूम से जाने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है, जो खुद के ऊपर रिलीफ फील करता है, खुद ही खुद से कह रहा था कि सच में मैं उसके लिए अभी भी यूजफुल हूँ और मैं सच में एक पागल इंसान हूँ जो एक एम्प्रेस को इस तरह से ट्रीट किया। पर तभी हमें दिखाते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, आपने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10 सालों का कल्टीवेशन मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग को दिखाता है, जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर अचानक से हमें दिखाता है कि निंगथियांग का शरीर ग्लो करने लगता है और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है, होस्ट ने 2 स्टार वॉरियर रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है, 3 स्टार
वार रियलम पे ब्रेक थ्रू और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि दूसरे लोग इस कल्टीवेशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, पर यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन फ्लैश की तरह राइज होते जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने 6 स्टार ब्लैक वार रियलम पे ब्रेक थ्रू किया है और अपने एट्रीब्यूट पैनल को एक्टिवेट किया है। अब होस्ट एट्रीब्यूट पैनल को देख सकते हैं और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि फाइनली मेरे प्रमोशन खत्म हुआ। और वहीं पे हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम पे निंगथियांग का एट्रीब्यूट पैनल ओपन होकर आ गया होता है। होस्ट निंगथियांग, स्ट्रेंथ 6 स्टार ब्लैक वॉरियर, फिजिक्स गॉडली फिजिक्स, स्किल कुछ भी नहीं, कल्टीवेशन मेथड 10 फोल्ड कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट कंपोजिशन 10 फोल्ड कंपोजिशन, ऑरा ऑब्जर्वेशन 10 फोल्ड ऑब्जर्वेशन। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि गॉडली फिजिक्स सिस्टम प्लीज मुझे ये एक्सप्लेन करो, पर हमें दिखाया था कि सिस्टम कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और सिस्टम को रिप्लाई ना करते हुए देख के निंगथियांग कह रहा होता है कि सिस्टम, और वहीं पे सिस्टम को देखते हैं जो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। और ये देने के बाद निंगथियांग कह रहा था कि अगर तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते हो चलो भूल जाओ। और फिर भी अब इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में काउंटर अटैक का चांस मेरे पास आ चुका है और पास्ट में मैं जितना बड़ा भी यूजलेस था अब मैं वो इंसान नहीं रहा। फिर हम निंगथियांग को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर जाने लगता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि मेरे वाइफ अगर एम्प्रेस है तो क्या हुआ, एक दिन मैं सभी को दिखा दूंगा। मैं निंगथियांग, मैं भी कैपेबल हूँ और इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ कि एक दिन मैं दुनिया के टॉप पे खड़ा रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें इवनिंग का सीन दिखाया है। वहीं पे हम हेवनली डिमोनिक प्लेस को देखते हैं और वहीं पे हम वेडिंग के जगह को देखते हैं और वही वेडिंग प्लेस पे एम्पायर लो की एंट्री होती है। और ये देने के बाद वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो जोर से अनाउंस कर रहा होता है हेवनली डिमोन सेट के 8th जनरेशन लीडर एम्प्रेस लो वोइक्यूंग आ चुकी है। और एम्प्रेस लो को यहाँ पे देने के बाद भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि वाओ, तो यही है इमॉर्टल एम्पायर रियलम के एक कल्टीवेटेड का प्रेशर। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं प्रेशर की वजह से ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मानना पड़ेगा वो एक एम्पायरस है जिसके पास ब्यूटी और पावर दोनों ही है। तभी हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो अपना शराब पी रहा होता है और वो एम्प्रेस लो की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा वो अपने रेपुटेशन का उड़ती है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, वो उस इंसान से शादी करने वाली है। और तभी ना समय दिखाया था कि थर्ड प्रिंस के साइड पे रहे एक बंदे को जो कह रहा था कि मैंने सुना है कि प्रिंस ने सीक्रेटली एम्प्रेस को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से सिर्फ आप ही है जो प्रिंस को उठती है। उसके बाद ही हमें इस बंदे के आइडेंटिटी को दिखाया था। नाम रहता है कुंगसू, कल्टीवेशन अर्थ किंग रिलम, आइडेंटिटी कुआंगसू सेक्ट मास्टर। और वहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली थर्ड प्रिंस को कह जा रहा होता है कि अगर मैं आपके जगह पे होता मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक लूजर को शादी करने जा रही है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें थर्ड प्रिंस को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। गुस्से के हमारे उसका शरीर कांप रहा होता है। फिर अचानक से वो खुद को शांत करता है, अपना दारू पीते हुए कह रहा होता है कि मैं इतना आसानी के साथ उसके अफेयर पे इंटरफेयर कैसे कर सकता हूँ। फिर थर्ड प्रिंस गुस्सा करते हुए मन में कह रहा होता है कि पर सच में मैं उस लूजर को देखना चाहता हूँ, उसके पास हिम्मत कैसे हुआ एक एम्प्रेस को शादी करने का। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बुड्ढे को दिखाता है जो चिल्लाते हुए अनाउंस कर रहा होता है कि एम्प्रेस आ चुकी है, अब हम एम्प्रेस के हस्बैंड निंगथियांग को वेलकम करने वाले हैं। और निंगथियांग के ये नाम को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो चूजन हस्बैंड है वो एक लो लेवल डिसाइपल है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ मैंने ये भी सुना है कि उसका कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार वाइड रिलम पे है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि उसके लुक के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। पर हमें दिखाया था कि वेडिंग हॉल पे अभी तक निंगथियांग का एंट्री नहीं हुआ होता है। और ये देखने का भाई पे एक बंदा कह रहा था कि वो लूजर अभी तक आया क्यों नहीं है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि उसका हिम्मत कैसे हुआ सेरेमनी पे इतना लेट आने का। पर तभी ऐसा हमें दिखाया था कि भाई पे निंगथियांग आ जाता है। भाई वो कह रहा था कि आ रहा हूँ। और वैसे मुझे कोई बताया नहीं था कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह से ये जगह 10,000 मीटर दूर है और मैं पागल की तरह भाग रहा। भाई पे निंगथियांग वही मन में कह रहा था कि किस्मत से मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ है, अगर मेरा कल्टीवेशन पहले जैसा रहता तो मैं अगर पूरे दिन भागता तो अब भी मैं इस जगह पे पहुंच नहीं पाता। उसके बाद निंगथियांग कह रहा था कि मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए, और ये शादी वगैरह मेरे लिए पहली बार है, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो मुझे माफ कर देना। और निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद वहाँ पे जितने सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है, सारे से पसीना आ रहा होता है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि माफ कर देना ये शादी पहली बार है, तो पर दूसरे जो बंदा होता है वो क्या शादी हर दिन करता है, डेली करता है। और वहीं पे एक लड़की की ऐड होती है कि मैंने सुना है कि ये बंदा सेट के हैंडीमैन है, सच में इसके पास कोई भी मैनर नहीं है। पर तभी ना हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही तो लापरवाही है, तुमने इम्प्रेस को इंतजार करवाई, क्या तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है एक्सक्यूज देने का। पर हम निंगथियांग को देखते हैं जो थर्ड प्रिंस की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तुम भूखा हो, तुम हमारे वेडिंग पे इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, और हाँ हमें डिले मत करो नहीं तो हम वेडिंग चेंबर पे सही समय पे फिर से नहीं जा पाएंगे। और निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या एम्प्रेस ने इस बंदे के साथ बिस्तर पे सोई हुई थी। भाई दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, ये एम्प्रेस एक लूजर को क्यों शादी कर रही है, ये सच नहीं हो सकता।
भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि एम्प्रेस किसी भी मैन को अप्रोच नहीं करती। भाई पे और एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे तो लगता है कि ये बंदा पागल हो गया है। ओ माय गॉड डैम इट, मुझे फील हो रहा है कि ये बंदा पागल है। और भाई पे हमें दिखाया था कि निंगथांग के सिस्टम से डिंग 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 करते अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते जा रहा है कि आपने सिक लीडर को शॉक किया है, आपने इस सिक लीडर को शॉक किया है, आपने इस बंदे को शॉक किया है, ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है। सिस्टम से फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि कंग्रेचुलेशन होस्ट, इस जगह पे जितने सारे प्रेजेंट है सभी को शॉक किया है। और रिवॉर्ड के तौर पे आपको 8th लेवल मार्शल आर्ट स्किल मिलता है, हेवनली डेमोनिक प्लम। और आपकी स्किल के हिसाब से ये टेक्निक को 10 गुना ज्यादा बढ़ाया दिया गया है। और सिस्टम का ये रिवॉर्ड को देखने के बाद में निंगथांग को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि सच में ये वेडिंग वेन्यू एक ट्रेजर की जगह है जहां मैं सिस्टम से बहुत सारा गिफ्ट हासिल कर सकता हूँ। या तक कि मैं हेवनली डेमोनिक प्लम जो मैं इंस्टेंटली लर्न कर लिया। हमें दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस को दिखाता है जो निंगथांग की तरफ देखती है मन में कह रहा था कि वो उस जगह पे क्यों है, क्या वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है, पर अगर पावर की बात करे तो मैं उसे इंस्टेंटली क्रॉस कर दूंगा। और ये सब बातें सोचते सोचते वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। अपना हाथ मुट्ठी करते हुए कह रहा था कि मैं दोंगसा किंगडम का थर्ड प्रिंस हूँ, पर एक चिट्टी के जैसे हैंडमैन से भी मैं खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। फिर वो अचानक से निंगथांग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम वहीं पे रुक जाओ, मैं एम्प्रेस के डिजिनिटी को होल्ड करके रखना चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं तुम्हें ड्यूएल का चैलेंज करता हूँ, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है एक्सेप्ट करने का। और थर्ड प्रिंस की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि पावर के मामले में यंगर जनरेशन में थर्ड प्रिंस सबसे ज्यादा पावरफुल है। वही एक लड़की कह रही होती है कि किसको पता था कि एक डिग्निफाइड एम्प्रेस उससे अलग एक इंसान को चूज करने वाली है। वही वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि एक अर्थ किंगडम के कल्टीवेटर एक 1 स्टार वॉरियर के कल्टीवेटर को कुचलने वाला है, देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और वही पे दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस को दिखा आता है जो निंगथांग की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि मैं तेरे जैसा लूजर को बोली नहीं करने वाला हूँ और इसीलिए मैं मेरे आधे पावर को यूज करने वाला हूं। और अगर तुम मैन है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखा। और वहीं पे तरफ एम्प्रेस लो को दिखा आती है जो निंगथांग की तरफ देख रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती है। और वहीं पे थर्ड प्रिंस मन में कह रहा होता है कि अगर मैं मेरे आधे पावर को यूज करता हूं तो फिर भी मैं इस जैसे कचरे को आसानी से हटा सकता हूं। और जब तक वो एग्री हो जाता है तब भी मैं एम्प्रेस के सामने मेरे पावर को शो ऑफ कर सकता हूँ। तभी हम निंगथांग को देखते हैं जो कैजुअली कह रहा होता है कि क्यों नहीं, जरूर मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और वहीं पे निंगथांग मन में कह रहा होता है कि मैं इस बंदे को यूज करने के बाद यहाँ पे जितने सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं उस को मैं शॉक कर सकता हूं, उसके बाद ही मुझे सिस्टम से और भी पावरफुल रिवॉर्ड मिलेगा। और निंगथांग की ये बातें को सुनने के बाद थर्ड प्रिंस कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि तू और जीना नहीं चाहता है, अगर मैं मेरे आधे पावर को भी यूज करता हूं मैं फिर भी तुझे क्रॉस कर सकता हूं। उसके बाद हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो अपना अटैक तैयार कर लिया होता है। फिर वो कह रहा था कि चल मैं देखता हूँ तू एम्प्रेस को उड़ती है या नहीं। और प्रिंस की ये बातें को सुनने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि प्रिंस ने एकदम सही कहा है, ये बातों का सेंस बनता है। हमें दूसरी तरफ निंगथांग को दिखाता है जो आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि अगर तू फाइट ढूंढ रहा है तो इस पे मुझे दोस्त मत देना। फिर वो थर्ड प्रिंस को कह रहा था कि तुम अभी मेरे गेस्ट हो तो तुम पहले मुझे अटैक करो। और ये बातें को सुनने के बाद थर्ड प्रिंस कह रहा था कि हाँ, अगर मैं पहले मूव करता हूँ तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो सभी मेरे लिए हंसेगा, तो ये तेरे लिए बेहतर रहेगा कि तू मुझे पहले अटैक कर लूजर। और भाई पे निंगथांग कह रहा होता है मन में मैं तो सिर्फ इसी समय का इंतजार कर रहा था। फिर वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात है उसके बाद वो अटैक करने के लिए एक पोजीशन ले लिया होता है और उसके सर से गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और ये देखने के बाद भाई मैं दूसरी तरफ थर्ड प्रिंस को दिखा होता है जो कह रहा होता है कि तो यही तेरा ऑरा है और ये तेरा मूव ये हंसने के लिए काफी है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस पे रहे हेवनली डेमन सेट के ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो सामने के इस नजर को देख रहा होता है। फिर वो निंगथांग को देखने के बाद कह रहा होता है कि मैजिस्ट्री ने इतना कड़ी मेहनत के बाद हमारे हेवनली सेट को नाम रोशन बनाए हैं, आज लगता है ये कचरा सब कुछ बर्बाद करने वाला है। वहीं पे हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये छोटा सा हैंडीमैन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो थर्ड प्रिंस के कुछ शब्द की वजह से वो प्रोवोक हो गया है, पर एम्प्रेस कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है, मुझे तो ये बहुत ज्यादा एनसक्सेस महसूस हो रहा है। पर तभी समय दिखाया था कि निंगथांग के आसपास एक गोल्डन ड्रैगन अपियर होता है। और भाई पे निंगथांग कह रहा होता है कि हाँ, मेरा प्लान का स्किल सच में ग्रेट नहीं है। फिर वो थर्ड प्रिंस की तरफ अटैक करते हुए कह रहा होता है कि पर ये तुझे क्रॉस करने के लिए काफी है। उसके बाद हमें दिखाया था कि निंगथांग का गोल्डन ऑरा पर्पल कलर पे बदल जाता है और भाई वो पर्पल कलर का प्लाम अटैक वो सीधा थर्ड प्रिंस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। और वो अटैक थर्ड प्रिंस की तरफ जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है और उस अटैक का नाम रहता है हेवनली डेमोनिक प्लाम। और इस अटैक को देने के बाद अभी थर्ड प्रिंस को दिखाता है जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है। फिर मैं कांपते हुए कह रहा था कि ये क्या है। और भाई मैं तरफ हेवनली डेमन सेट के ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो कह रहा था कि ये हेवनली डेमोनिक प्लाम है। भाई एक सेकंड एल्डर कह रहा था कि ये उसके पास इस तरह के स्किल है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें थर्ड प्रिंस को दिखाता है जो निंगथांग के उस अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ रोक रहा होता है, सर से पसीना आ रहा होता है। और भाई मन में कह रहा होता है कि वो तो सिर्फ वॉरियर रेलम का है पर वो 8th लेवल के स्किल को मास्टर कैसे कर लिया, मुझे जरूर इस स्किल को रिमूव करना है। रिमूव ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है। के बाद ही हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस का नजर एम्प्रेस लो की तरफ जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, एम्प्रेस मुझे सरप्राइज करने का कोशिश कर रही है। और वहीं पे हम एम्प्रेस को देखते हैं जो सच में थर्ड प्रिंस के जो कल्टिवेशन है वो लिमिट कर दिया, जिसकी वजह से वो थर्ड प्रिंस अपने फुल कल्टिवेशन को यूज नहीं कर पा रहा है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद थर्ड प्रिंस मन में कह रहा था कि क्यों ये क्यों हो रहा है। उसके बाद ही थर्ड प्रिंस को दिखाता है जो निंगथांग के उस अटैक की वजह से दूर जाके गिरता है, वो बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वो तो
सिर्फ एक कचरा हैंडीमैन है ना, पर वो मुझे कैसे हरा सकता है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो ये रिजल्ट को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि एक लूजर असल में, वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि अबे भाई क्या हुआ, वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि प्रिंस असल में हार गया, ये कैसे हो सकता है। और अभी भी देख के लगा कि वो कचरा हेवीली डिमोनिक प्लाम यूज किया है। वहीं पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि ये मार्शल आर्ट स्किल तो हेवीली डिमोन सेट का है। वहीं पे हम पहले वाले बंदे को देखते हैं जो कह रहा था कि पर भाई ये लर्न कैसे किया, इस स्किल को मास्टर कैसे किया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ इम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगत्यांग की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में हेवीली डिमोनिक मैनुअल का की है। और आज दोपहर को उसने हिम्मत किया, पर अचानक से हम इम्प्रेस लो को देखते हैं जो वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती कि दोपहर के समय मेरा जो अचानक से ओड़ा गायब हो गई थी, क्या वो उसके कारण था। और वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, आपने सक्सेसफुली इम्प्रेस को शॉक किया है, सीरियस शॉक कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन होता है, आपने हेवीली डिमोन सेट के ग्रेट एल्डर को कॉन्स्टिट्यूट शॉक किया। और सिस्टम का इतना सारा नोटिफिकेशन देने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ मुझे यही इफेक्ट चाहिए था, यही। भाई निंगत्यांग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, अपने पूरे ऑडियंस को शॉक किया है, रिवॉर्ड के तौर पे आपको चार्मिंग फिजिक्स मिलता है। और सिस्टम का ये रिवॉर्ड को देखने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। फिर वो मन में कह रहा था कि आ गया मेरा ग्रैंड प्राइज आ गया। भाई भी सिस्टम कह रहा होता है कि चार्मिंग फिजिक्स इन्फिनिट चार्म, इस फिजिक्स की वजह से होस्ट एफर्टलेसली सभी को अपना चार्म दिखा सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि निंगत्यांग के चार्मिंग फिजिक्स एक्टिवेट होने के बाद भाई जितने सारी लड़कियां होती है वो सभी दीवाना हो गई होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है निंगत्यांग को देखने के बाद। भाई एक लड़की कह रही होती है कि अचानक से वो इतना ज्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रही है। पर तभी ऐसा दिखाते एक बंदे को जो कह रहा था कि मेरा दिल मेल्ट हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। भाई पे एक बुड्ढा कह रहा था कि ब्रदर क्या आपको मेल कल्टिवेशन पार्टनर की जरूरत है। फिर हमें देखा था कि निंगत्यांग के चार्मिंग फिजिक्स की वजह से भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी चार्म हो गया निंगत्यांग के ऊपर। और लड़कों को बुड्ढे को निंगत्यांग के ऊपर चार्म होते देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा था कि सिस्टम तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे शादी के दिन मेरे वाइफ लू वेइंकिंग मुझे देख रही है। फिर हम निंगत्यांग को देखते हैं जो इम्प्रेस लू की तरफ देखने लगता है और हमें इम्प्रेस लू को दिखाती है जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। और ये देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रही होती है कि वो कोई भी रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा चार्म उसके ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं। और तभी हम देखा था कि निंगत्यांग के पीछे से थर्ड प्रिंस को जो कह रहा था कि क्यों तुम्हें तो हर कोई कहता कि तुम्हें कचरा हो। भाई पे निंगत्यांग कह रहा था कि कचरा, हाँ मैं एक कचरा हूँ। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि उसका बातों का क्या मतलब है, वो खुद को कचरा कह रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या ये बंदा पागल है। पर तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो एक ग्रेट सक्सेसफुल मैन की तरह पीछे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, एक कल्टिवेटर होने के नाते तुम्हें एक सेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सक्सेस इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो अभी ये कचरा नहीं है तो क्या है। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद हमें ऑडियंस को दिखाता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि एक ही स्टेप पे टॉप पे खड़ा होने के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा और कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के सक्सेस अचीव कर पाएगा। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है तो तुम्हारे हिसाब से हम होलीसॉन प्रिंस जो सभी है वो सभी यूजलेस है। निंगत्यांग कह रहा होता है कि ये दुनिया बहुत ही बड़ा है और लोग बहुत ही छोटे हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आसमान को 2 हिस्सों में बांट सकता है, इस अर्थ से इस पृथ्वी से दूर जा सकता है, माउंटेन सी सभी को हिला सकता है। वो सभी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो चाहे वो कर सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे जगह को याद रखूंगा। पर तुम सभी तुम्हारे ये छोटे से अचीवमेंट की वजह से इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, तो इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम सभी खुद ही खुद को जीनियस सोचते हो। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे एल्डर थे, ऑडियंस थे, वो सभी शॉक हो गया होता है। उस सभी का दाव हार्ट अनस्टेबल हो गया है। वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है कि हम सभी खुद को जीनियस सोचते हैं। भाई एक ग्रेट एल्डर कह रहा होता है कि जब तक तुम एक ही स्टेप पे आसमान पे नहीं पहुंच सकते तुम यूजलेस हो। क्या रूथलेस मेथड है। वहीं पे हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कह रहा था कि होलीसन प्रिंस हम सभी यूजुअली उस सभी को जीनियस के तौर पे ट्रीट करते थे, पर इस बच्चे ने अपने एक ही शब्द की वजह से उस सभी के दाव हार्ट को तोड़ दिया। उसके बाद हमें दिखा था कि वहाँ पे जितने सारे ऑडियंस थे, जितने सारे एल्डर थे, वो सभी निंगत्यांग की तरफ देख रहा होता है। वो सभी कह रहा होता है कि वो तो सिर्फ हमारे सेट का एक छोटा सा हैंडीमैन है, पर इसके ओरा पे सन्नास का अनुभव क्यों है। हमें कुछ सेकंड के बाद गजन निकलता है। भाई हम देखते हैं कि सभी शांत होता है। तभी ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कह रहा था कि निंगत्यांग तुम इस प्लाम टेक्निक को कहां से सीखे हो। और भाई ग्रेट एल्डर मन में कह रहा था कि मुझे इस टॉपिक को चेंज करना है, क्योंकि वो अगर कंटिन्यूअसली इस तरह से बात करता रहता है तो मुझे डर है कि यहाँ पे होलीसॉन और प्रिंस का जो दाव हार्ट है वो टूट के बिखर जाएगा। और भाई मुझे तरफ निंगत्यांग को दिखाता है जो ग्रेट एल्डर की बातों को सुनने के बाद कह रहा होता है कि मैं इस टेक्निक को बुद्ध स्क्रिप्चर पेविलियन से सीखा है। और भाई निंगत्यांग मन में कह रहा होता है कि मैं सिस्टम के बारे में इस सभी को नहीं बता सकता, माफ कर देना। भाई ग्रेट एल्डर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए कितना समय लगा। और वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है कि मुझे तभी ग्रेट एल्डर कह रहा था कि क्या 1 साल। वहीं पे निंगत्यांग मन में कह रहा होता है कि अगर मैं कहता हूँ इस सभी को कि मुझे इस टेक्निक को सीखने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगा है, वो सभी पागल हो जाएगा और ये सुनने में बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। फिर वो कह रहा था कि 1 दिन, हाँ 1 दिन लगा है, पूरा 1 दिन लगा है।
और निंगथियांग की ये बात को सुनने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस थे, एल्डर थे, वो सभी शॉक हो गया होता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या नाने। भाई पे एक सेकंड एल्डर कह रहा था कि कैसे एक दिन, नो वे, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और उस समय के ये रिएक्शन को देखने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि इतना ज्यादा सरप्राइज कैसे हो गया, क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत किया है, 1 मिनट को 1000 गुना बढ़ाने के बाद मैंने कहा है एक दिन। तभी हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो निंगथियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही हार्ड है, ऑर्डिनरी लोग तो पूरी जिंदगी में सीख नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि एम्पिरस जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसे सीखने के लिए 3 दिन लगा था, पूरा 3 दिन लगा था। उसके बाद ही हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो निंगथियांग के बहुत ज्यादा करीब गया होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। फिर वो कह रहा था कि फाइनली हमारे सेट पे ऐसा डिसाइपल आ चुका है जो इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो एम्पिरस का राइवल बन सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ बाकी एल्डर को दिखाता है जो रोते हुए कह रहा था कि ये आई ओपनिंग सिचुएशन है सच में। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है, वो सभी भी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि कुछ ही सेकंड पहले उसने कहा था कि वो एक ही स्टेप पे आसमान पे नहीं पहुंच सकता है और वो खुद को जीनियस कहने का हिम्मत नहीं कर सकता है, पर वो इतने हार्ड स्किल को मास्टर कर लिया, वो भी एक दिन में। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा था कि मानना पड़ेगा वो जीनियस से भी बड़ा जीनियस है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया था कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, अपने हेवेली डेमन सेट के जितने सारे एल्डर है सभी को शॉक कर दिया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1000 ओरा कल्टीवेशन मिलता है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि ये लार्ज अमाउंट का ओरा अभी मेरे साइड के अंदर एंटर किया है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर को दिखाता है जो रोते हुए कह रहा होता है कि आगे का चीज बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। फिर वो सेकंड एल्डर को कह रहा था कि तुम अभी क्या कर रहे हो, जल्दी से शादी का तैयारी करो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एम्प्रेस लुओ और निंगथियांग शादी का कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और भाई में दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो ताली मार रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि एक हैंडसम मैन और एक प्रीटी वुमन, सच में मानना पड़ेगा वो दोनों हेवन का बनाया हुआ कपिल है। और भाई पे हम निंगथियांग को देखते हैं जो मन में कह रहा था कि कुछ ही समय पहले सभी मुझे कचरा कह रहा था और अब हम दोनों परफेक्ट कपिल बन गए। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वेडिंग शुरू हो गया होता है। और भाई पे निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि चाहे तुम जो भी दुनिया में चले जाओ, जो स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उसी को ही रिस्पेक्ट मिलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों का शादी कंटिन्यू चल रहा होता है। भाई एक बुड्ढा कह रहा था कि तुम तुम्हारे एंसेस्टर के सामने झुको। तभी हमें दिखाया था कि निंगथियांग के साइड पे रहे एम्प्रेस लुओ को जो छुपके से निंगथियांग की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ डेमन स्टैचू ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ सच हो जाए, इस बंदे से शादी करने के बाद मुझे मैनुअल मिल जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाता है और फिर हमें बताया जाता है कि 1 महीने पहले हेवेनली डेमन सेट के माउंटेन फॉरबिडन रीजन को जगह का सीन दिखाया जाता है। और वहीं पे हम इम्प्रेस लुओ को देखते हैं जो फॉरबिडन लैंड पे पैदल चल रही है, पर तभी हम समय दिखाते हैं कि उसके सामने एक जायंट स्टैचू खड़ा रहता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ इम्प्रेस लुओ को दिखाती है जो उस जायंट स्टोन स्टैचू के सामने आके खड़ा होती है। फिर वो कह रही होती है, अगर मैं उस लूजर से शादी करती हूँ तो प्रॉमिस के हिसाब से क्या तुम सच में मुझे उस मैनुअल को दे दोगे? इन आधे सालों के अंदर 5 एम्परर, 3 लॉर्ड, 2 एम्परर हमारे सेट पे डिजाइन करने के लिए आएगा और सिर्फ मेरी कल्टीवेशन गॉड रिलम पे पहुंचने के बाद ही मैं उस सभी के साथ फाइट कर सकती हूँ। और अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे पहले गॉड बनने की रास्ता को अपनानी होगी। और ऐसा कहा जाता है कि इस मैनुअल को प्रैक्टिस करने के बाद ये सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। हजारों साल पहले सेट के लीडर इस मैनुअल को पाने के लिए उस सभी को उस इंसान से शादी करने की जरूरत थी जिसके पास गॉडली फिजिक्स है। और अगर निंगथियांग लूजर है, वो कल्टीवेट नहीं कर सकता है, पर फिर भी मैं उसे शादी करूंगी क्योंकि मैं ये नहीं होने दे सकती मेरा जो सेक्ट है वो बर्बाद हो जाए। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें दिखाया था कि शादी कंप्लीट हो गया होता है। और वही भी दूसरी तरफ हमें उसी बंदे को दिखाता है जो पहले थर्ड प्रिंस को उकसा रहा था। फिर वो मन में कह रहा था कि मैं अब लेट नहीं हो सकता, मुझे जितना जल्दी हो सके एलाइस लीडर को रिपोर्ट करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवेनली स्पिरिचुअल रिलम के राइट आउट एलाइस को दिखाता है। तभी हम तीनों इंसान को देखते हैं जो अपना अपना बातें कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि एल्डर डीमन डोमेन रैम्पेज होते जा रहा है और हेवेनली डेमन सेट के कुछ ही डेमन बचे हुए हैं और वो फीमेल डिवाइन लू विकिंग का वियर्डिंग का जो प्लान है वो कैसा चल रहा है। फिर हमें फाइनली उस बुड्ढे को दिखाता है जिसका आइडेंटिटी रहता है एम्परर जीतियांग कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रिलम और आइडेंटिटी रिथोरियस एलाइस का लीडर है। और एम्परर जीतियांग की बातों को सुनने के बाद हमें 2 एल्डर को दिखाता है। भाई पे एक एल्डर कह रहा होता है कि सब कुछ तैयार हो चुका है, अब हम सभी आपके ऑर्डर के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हमें नहीं पता कि वो फीमेल डिवाइन अभी क्या सोच रही है। भाई पे एक दूसरा एल्डर कह रहा था कि वो अचानक से एक कचरा हैंडीमैन को शादी किया है और अभी तो उसके सेट पे बहुत ही एक्साइटमेंट चल रहा है। हमें एम्परर जीतियांग को दिखाता है जो अपने पास से एक स्पिरिचुअल स्टोन को निकल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने ये सुना है, किंग जोसे ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसने आगे जो कुछ भी कहा है चलो हम एक साथ सुनते हैं। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि उस स्पिरिचुअल स्टोन की वजह से एक वीडियो कॉल के जैसा कुछ ऑन हो गया होता है। और वही भी हम कुंगसू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि लीडर कुछ बड़ा कुछ हुआ है। और कुंगसू की इतना ज्यादा हड़बड़ी में देखने के बाद एम्परर जीतियांग कह रहा होता है कि तुम भी एक सेक्ट मास्टर हो, इतना ज्यादा पैनिक क्यों हो? भाई पे कुंगसू कह रहा होता है कि लू वुइकिंग हम सभी को झूठ कहा है, हम सभी को धोखा दिया है, वो जिस इंसान से शादी किया है वो कचरा नहीं है, वो एक प्यारलेस जीनियस है। और कुंगसू की ये बातें सुनने के बाद हमें फर्स्ट एल्डर को दिखाता है जो कह रहा था कि क्या प्यारलेस जीनियस। भाई हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कह रहा था कि मुझे पता था कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। और वही हम कुंगसू को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली कह जा रहा होता है कि उस बंदे का नाम है निंगथियांग और वो खुद को यूजलेस हैंडीमैन क्लेम करता है और आपने मुझे जो करवाने के लिए कहा था मैंने वही किया था।
थर्ड प्रिंस लिन ज़ाओया के साथ लूजर का डुएल हुआ था, पर किसको पता था कि वो इंसान कचरा नहीं है, बल्कि वो अपनी एक ही प्लाम टेक्निक की वजह से प्रिंस को हरा दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो इस प्लाम टेक्निक को एक ही दिन में लर्न किया है, और उसके साथ ही साथ वो अपने एक ही शब्द की वजह से वही जितने सारे कल्टिवेटर थे सभी के दाव हार्ट को तोड़ दिया। और जो इस तरह के काम कर सकता है वो पेयरलेस जीनियस के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सब बातें को सुनने के बाद हमें फर्स्ट ट्रेलर को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये तो लेजेंडरी मिरेकल है। हम सेकंड ट्रेलर को देखते हैं जो कह रहा था कि लीडर उस बंदे को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और वहीं पे हम एम्परर जिंगतियांग को देखते हैं जो गुस्से में स्पिरिचुअल स्टोन को तोड़ दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि अनएक्सपेक्टेडली वो लड़की ने मूव शुरू कर दिया है, और चाहे जो भी हो जाए निंगतियांग का जितना सारा डिटेल्स है वो सब कुछ हम ढूंढेंगे। और हेवीली डिमन सेट हमें बर्बाद करना ही है, नहीं तो हम फ्यूचर में बहुत ही बड़ा परेशानी को फेस करने वाले हैं। सीन सेट होता है, हमें इवनिंग का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एम्प्रेस के बेडरूम को देखते हैं और उसी रूम के अंदर हमें एम्प्रेस लुओ निंगतियांग को दिखाता है जो जगह पे बैठा रहता है। और वहीं पे हम निंगतियांग को देखते हैं जो एम्प्रेस लुओ की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि हॉल पे मेरे ये चार्मिंग फिजिक्स की वजह से हर कोई रिएक्ट किया था, पर ये औरत नहीं की थी। उसके बाद वो एम्प्रेस लो की तरफ देखने लगता है, फिर वो अचानक से उसको होश आता है। फिर वो मन में कह रहा था कि निंगतियांग उठ जा, पता नहीं कहाँ से मैं उसका हस्बैंड बन गया। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं कितना ज्यादा मिजरेबल रहता। और किसको पता है कि वो फ्यूचर में मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए इस दुनिया में अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे पावर गेन करना है और मेरे पावर को यूज करना है। उसके बाद निंगतियांग मन में कह रहा होता है कि सिस्टम मेरे चार्मिंग फिजिक्स को एक्टिवेट करो। उसके बाद निंगतियांग खड़ा होता है और वो एम्प्रेस लो की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि जब यहाँ पे और कोई नहीं है तो चलो मैं तुम्हें फिर से शॉक करता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम रिएक्ट करते हो या नहीं। फिर हम निंगतियांग को देखते हैं जो कह रहा होता है कि वाइफ वहीं पे एम्प्रेस लो कह रही होती है कि हाँ क्या हुआ। और वहीं पे निंगतियांग को देखते हैं जो हमने चार्मिंग फिजिक्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि बसंत की एक रात का एक क्षण सोने के हजारों टुकड़ों के बराबर है, तो क्या हम वो करें जो हमें करना चाहिए। पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो हमें मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि तुम्हारे फिजिक्स के बारे में मुझे पता है, तुम वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ कर सकते हो पर तुम मुझे हैंडल नहीं कर सकते। और एम्प्रेस की बातों को सुनने के बाद हमें निंगतियांग को दिखाता है जो अपने माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि एक एम्प्रेस से जैसे उम्मीद थी, उसके कल्टिवेशन के साथ साथ उसका दिल भी एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। पर तभी इतना समय एम्प्रेस लो को दिखाती है जो धीरे धीरे अपने कपड़े को उतारने लगती है। और ये देखने के बाद निंगतियांग को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है, वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है। और वहीं पे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो धीरे धीरे निंगतियांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर वो अचानक से निंगतियांग को क्रॉस कर जाती है। तुम ये करना तो चाहते हो पर तुम ये करने का हिम्मत मत करना। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद निंगतियांग कह रहा होता है कि कौन हिम्मत नहीं कर सकता। और वहीं पे हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपना अंतरंग कपड़े पहन के बिस्तर पे बैठ गई होती है। और फिर वो अचानक से एक स्पेल कास्ट करते हुए निंगतियांग को कह रही होती है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पे कौन है। और एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगतियांग को दिखाता है जो एम्प्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे डिजिनिटी के कारण मैं खुद को प्रूव करने वाला हूँ, वो भी अभी। पर अचानक से हम निंगतियांग को देखते हैं जो वहीं पे रुक गया होता है। और ये देखने के बाद निंगतियांग कह रहा था कि हाँ ये तुमने अभी मेरे साथ क्या किया। और वहीं पे हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो सोने चले जाती है। फिर वो कह रहे थे कि कुछ नहीं, मैं मेरे छोटे से ओड़ा के वजह से मैं तुम्हें सरपास कर दिया हूँ और आज की ये पूरी रात तुम खड़े खड़े सोते रहो। और वहीं पे निंगतियांग कह रहा था कि हे मुझे जाने दो, हम इस तरह से कम्पीट नहीं कर सकते और अगर फाइट करना है तो चलो बेड पे करते हैं, वो भी रियल स्वॉर्ड और गन से। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि बहुत ही लंबा समय गुजर गया है, गहरा रात हो गया होता है। और भाई पे हम निंगतियांग को देखते हैं जो खड़े खड़े थक चुका है। वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई भी प्लान नहीं है मुझे जाने देने का। और हम दोनों के बीच में जो पावर का गैप है वो बहुत ही बड़ा है। चलो छोड़ो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये दुनिया कितना बड़ा है, ये अर्थ कितना बड़ा है, पर ये तुम्हारा जो हस्बैंड है वो उससे भी बड़ा है। उसके बाद हम निंगतियांग को देखते हैं जो खड़े खड़े कल्टिवेट कर रहा होता है और उसके सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आपका कल्टिवेशन इंप्रूवमेंट 10 गुना बढ़ चुका है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो सीरीज है एकदम नया है, सिर्फ 3 चैप्टर रिलीज हुआ है और मैं सीधा वीडियो बना दिया हूँ। और आगे देखते हैं जितना एपिसोड आता रहेगा, मतलब जितना चैप्टर आता रहेगा उतना ही एपिसोड आगे आता रहेगा। तो इस वीडियो पे सपोर्ट बनाते रहो। मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो ये पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।